फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे वसीयत किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, चल या अचल संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति को अपना वारिस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे वसीयत कर सकते हैं। यानी वसीयत के अगर प्रश्नों की बात की जाए तो बहुत सारे मन में आपके प्रश्न होंगे। वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कितने प्रकार की होती है, वसीयत कैसे लिखी जाती है और वसीयत कराना क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही साथ वसीयत को पंजीकरण कैसे कराएं, वसीयत कब तक वैध रहती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं वसीयत के बारे में। अगर आप भी सोच रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी का, कोई भी संपत्ति का आप वसीयत करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो चैनलों की लिंक प्रोवाइड की है, मनुष्यता लेक्चर्स और मनुष्यता ज्ञान। इन दोनों चैनल पे आपके कमेंट के थ्रू जो कमेंट आते हैं उनका वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो जाके चैनल को विजिट करिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उससे, और वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वसीयत क्या होती है। वसीयत को अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में इसे विल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल कहा जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का जो मालिक है वो मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के बीच में संपत्ति का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब उसके पास चल अचल संपत्ति जो भी है वो संपत्ति किसी अपने पुत्र को या अपने रिश्तेदार को या किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है जो ये मानता है कि यह व्यक्ति हमारे संपत्ति का मालिक बनने योग्य है। तो अभी हाल ही फिलहाल में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में एक मामला आया था। एक महिला ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, यानी लगभग 5 करोड़ के समथिंग प्रॉपर्टी थी, उस पूरे प्रॉपर्टी को उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ पे राहुल गांधी को, जो कि वसीयत कर दी थी। तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपने पुत्र को नहीं देना चाहता है तो किसी और व्यक्ति के नाम भी प्रॉपर्टी को दे सकता है, वसीयत कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं वसीयत का। तो ये वसीयत जो होता है ये कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में लिख सकता है और वह कभी भी उसमें बदलाव भी कर सकता है। यानी वसीयत अगर उसने लिख दी है और अब वो चाहता है कि मैंने जो वसीयत लिखी थी वो गलत तरीके से थी, उसमें अब मैं सुधार करना चाहता हूँ, तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है। अब ये वसीयत की अगर बात की जाए इसकी धारा की, तो ये 1962 की धारा 2 में अंकित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मैं अपनी वसीयत में सुधार करवाना चाहता हूँ तो उसमें सुधार करवा सकता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे वसीयत क्या होती है और वसीयत कौन कर सकता है। इसका जवाब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति 18 साल के क्या हो ऊपर है और वह मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार अपनी वसीयत वो कर सकता है। यानी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, उनका वसीयत कर सकता है। वसीयत वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसमें अपने स्वयं की ज़मीन हो या स्वयं की कोई प्रॉपर्टी है या पूर्वजों से चल या चल संपत्ति प्राप्त की है, तो उसे वसीयतकर्ता जो है मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह वसीयत कर सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि वसीयत कभी भी सुधार की जा सकती है, कभी भी उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि एक बार आपने वसीयत कर दी है तो अब उसमें सुधार नहीं हो सकता। वसीयत में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है वसीयत कैसे लिखी जाती है। तो वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कोई फॉर्मेट नहीं होता है। यह केवल वकील के द्वारा, जो कि आपके तहसील में जाके पेन पेपर कागज़ पे लिख सकते हैं अथवा आप इसको स्टाम्प पेपर पर भी लिखवा सकते हैं। अगर आप इसको स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं तो यह एक प्रकार से पंजीकृत हो जाती है और ये आपकी पंजीकृत करवाने के बाद ये कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आपका प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी कोई ऐसा विवाद होता है जहाँ पे आपका संपत्ति से संबंधित विवाद होता है, बंटवारे से लेकर लोग विवाद करते हैं, तो उस दौरान इसको आप कानूनी तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये आपका एक प्रकार का जो कि किसी भी स्टाम्प पेपर पे आप इसको लिखवा सकते हैं। वसीयत बनाने से पहले
अत्यंत आवश्यक यह होता है कि जो भी व्यक्ति संपत्ति का जो कि अपने बंटवारा करना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपनी संपत्ति का जो भी चल अचल संपत्ति है उसका क्या करे, सूची बना ले। यानी जो भी ज़मीन है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी सूची बना ले। और क्या ध्यान रखना है उसमें, अब वह व्यक्ति कितने व्यक्तियों को अपनी इच्छा से जो कि अपनी संपत्ति का हिस्सेदारी देना चाहता है, इसका भी वहाँ पे अपना पूरा डिटेल बना लें। ठीक है। और ये भी उसमें अंकित करना होता है कि जो मैं वसीयत कर रहा हूँ ये किसी भी दबाव में, किसी भी यहाँ पे किसी भी प्रेशर में नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। ठीक है। यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसका किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वह स्वयं अपनी इच्छा से वसीयत कर रहा है। और क्या ध्यान देना होता है इसमें, वसीयत लिखने से जो संपत्ति होती है वो हिस्सेदारी का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सेदारी बहुत ही ज़रूरी होती है कि वो कितने व्यक्तियों को कितना हिस्सा देना चाहता है, ये स्पष्ट तरीके से उसमें सटीक तौर पर लिखा होना चाहिए। वसीयत लिखे जाने के बाद उस वसीयत की गवाही के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 गवाहों से ये घोषणा कराया जाता है कि जो वसीयत लिखा गया है वह स्वयं एवं ज्ञान के आधार पर लिखा गया है। यानी किसी भी व्यक्ति के दबाव में वसीयत नहीं लिखी गई है। ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति मार पीट रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है कि अब अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, हमारे नाम वसीयत कर दो, ताकि तुम्हारे न रहने पर ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें 2 व्यक्ति होते हैं जिसमें गवाह के द्वारा ये पूरी जानकारी दी जाती है। वसीयत लिखने के बाद वसीयतनामे को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत करवा लेना जरूरी होता है, क्योंकि पंजीकृत वसीयत जो होती है वही आपकी कानूनी तौर पर वैध होती है। अगर आपने पंजीकृत नहीं कराया है तो आपने वसीयत भले ही लिखवा ली है वकील से, किसी काम की नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वसीयत कितने प्रकार की होती है। तो वसीयत अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आप विशेषाधिकार युक्त वसीयत, और एक होता है विशेषाधिकार रहित वसीयत। अब विशेषाधिकार युक्त वसीयत जो होती है, एक आपका अनौपचारिक वसीयत होती है, जिसमें सिपाही के द्वारा, वायु सैनिक है, नौ सैनिक है, इनके द्वारा की जाती है। क्योंकि सिपाही जो होते हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं, कहीं उनको युद्ध में जाना होता है, कहीं लड़ाई हो रही, कहीं दंगा हो रहा है, तो उस दौरान उनको आना जाना होता है, उनकी जान को खतरा होता है। इस दौरान जो वसीयत होती है तो ये आपको मौखिक तरीके से भी लिखी जा सकती है, या आप कागजी कार्रवाई के थ्रू भी आप लिख कर दे सकते हैं। तो इसमें तत्काल भी की जा सकती है। यानी कहीं पे आपदा आती है, वहाँ पे उनको सैनिकों को जाना होता है, उस दौरान अपनी प्रॉपर्टी का जो भी चल अचल संपत्ति है उसका वो वसीयत कर सकते हैं कि मेरे ना रहने पर मेरी प्रॉपर्टी का ये हिस्सेदारी इस व्यक्ति के नाम और इतना हिस्सा इनको मिलना चाहिए। पूरा डिटेल में उनसे लिखित में ले सकते हैं। और ये होती है आपकी विशेषाधिकार युक्त वसीयत। अब विशेषाधिकार युक्त के बारे में मैंने बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ विशेषाधिकार रहित वसीयत। यह जो वसीयत होती है ये एक आम वसीयत होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति के बंटवारे में बता सकता है। उसको मृत्यु के बाद यह जो कि लागू मानी जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो वसीयत कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उसकी वसीयत क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और किसी प्रकार की औपचारिकता को पूरा करने की ज़रूरत होती है, जो कि इस विशेषाधिकार रहित वसीयत में। ठीक है। अब वसीयत कराना क्यों जरूरी होता है, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है लोगों का। वसीयत कराना जरूरी इसलिए होता है जिससे उनकी मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद ना उत्पन्न हो। यानी अगर वसीयत कर दी जाती है तो हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी में बता दी जाता है कि इस व्यक्ति के नाम इतनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई गई है, जो कि उसको मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उस व्यक्ति की दशा में जिसकी कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है, उसने अपने रिश्तेदारों को में किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत नहीं की है, तो ऐसे में उसकी संपत्ति जो है उसके मृत्यु के बाद राज्य सरकार को चली जाती है। यदि कोई वारिस है तो ऐसे में उसकी चल संपत्ति को वारिस के नाम हो जाती है। अदरवाइज क्या होती है कि वो सरकार के खाते में चली जाती है। अब वसीयत बनाए बिना किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर, तो ऐसे में संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई करने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं उसका वारिस हूँ, कोई व्यक्ति कहता है
कि मैं उसका वारिस हूँ, भले उसके पुत्र हैं या नहीं हैं। तो इस दौरान विवाद बहुत बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका वसीयत हो। यदि कोई भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति को लेकर दीवानगी न्यायालय में झूठा फर्जी यह वाद दायर कर दिया जाता है, तो संपत्ति पर अपना दावा कर दिया जाता है, तो ऐसे में उस संपत्ति के मालिक द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए न्यायालय में उस वसीयत को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया जाता है। यानी किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो यहाँ पे बंटवारे से लेके, तो यहाँ पे अगर झूठा वादा किया गया है किसी के द्वारा, तो उससे पूछा जाता है कि भाई वसीयत लाओ, वसीयत है तुम्हारे पास तो दिखाओ। ऐसा नहीं होता है तो विवाद में भी यहाँ पे बचत हो जाती है, लोगों को सहूलियत हो जाती है। नेक्स्ट है वसीयत पंजीकरण कैसे कराएं। वसीयत को तैयार करने के पश्चात उसे पंजीकृत कराना अच्छा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पंजीकृत वसीयत ही कानूनी रूप से मान्य होती है, जिससे आपको वसीयत की एक कानूनी प्रति मिल जाती है। अगर आप वसीयत कराते हैं तो उस दौरान आपको एक प्रति मिल जाती है और एक आपकी तहसील में जमा होती है। वसीयत में अगर किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो मूल वसीयत और जमा की गई वसीयत की तुलना की जाती है। जिसके अलावा यदि मूल वसीयत किसी वजह से नष्ट या खो जाती है तो आप उसकी दूसरी रजिस्ट्री भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जो कि पंजीकृत कराना जरूरी होता है। अब वसीयत कब तक वैध रहती है? यह एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल लोगों का मन में प्रश्न आता है कि वसीयत कब तक वैध रहती है। तो वसीयत की अगर बात करते हैं तो ये 12 साल तक आपकी वैध रहती है। अगर जिसने भी वसीयत की है उसकी मृत्यु के पश्चात अगर उसके 12 वर्ष के भीतर में कोई उसमें वहाँ पे वारिस के लिए यहाँ पे कोई अगर चुनौती देता है तो ये आपकी वसीयत 12 वर्षों तक ही लागू होती है। इसके बाद वह परमानेंट और अस्थायी हो जाती है। तो आखिर आपके प्रश्नों का जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे 2 चैनलों के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, इन दोनों चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।